बाद पूरे भारत में यानी मुगल सम्राटों का जो ताकत था वो कमज़ोर होने लगा। और जैसे ही कमज़ोर होने लगा तो जो प्रांतीय यानी रीजनल शासक थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बंगाल, हैदराबाद, अवध, मैसूर, पंजाब, ये महत्वपूर्ण है। हम लोग बारी बारी करके एक एक रीजनल स्टेट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले बंगाल के बारे में जानें। राइज ऑफ बंगाल क्यों हुआ और इसका कारण क्या रहा, इसमें क्या क्या परिणति आई, ये सारे चीज़ हम जानेंगे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बंगाल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। सबसे पहले कि औरंगजेब जब मरा तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से पूरा क्षेत्रीय अजीब रहा। अजीब इसलिए हम कहेंगे कि रीजन से ही पैसे आते थे सेंट्रल को, और बंगाल इन सभी प्रोविंसों में अलग था। बंगाल में क्या क्या आते थे ये जानिए। बंगाल इतना एरिया था जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम का कुछ हिस्सा, ये पूरा बंगाल है। 1670 से लेकर 1700 तक बंगाल कुछ खास लोगों के हाथों में था, जिसे हम व्यापारी वर्ग कहते हैं, यानी कि जो नए ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें डच, इंग्लिश, फ्रेंच तब तक नहीं आए थे, थोड़ा बहुत इनकी गतिविधि थी इस क्षेत्र में। फ्रेंच साउथ में उस समय आ गए थे, यहाँ पे पोर्तुगीज। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश की थी। इन्होंने फैक्ट्री खोली और इस समय मात्र 15,000 बंगाल की जनसंख्या थी, और मात्र 30 सालों में 1.5 लाख हो गई। आप सोच सकते हैं कि कितना तेजी से पॉपुलेशन ग्रो किया। इसके कारण फैक्ट्रियां खोलने लगी, जूट मिल। 1670 से लेकर और 1750 के बीच की जो अवधि है वो बंगाल को धनी बना दिया। इसलिए बंगाल को वह एरिया गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग, इस काल को। हालांकि शुरू में मुर्शिद कुली खां फर्स्ट नवाब बने, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहे। 1707 में जब इनकी मृत्यु हुई तो बहादुर शाह जफर का बेटा अजीम इस क्षेत्र का गवर्नर बना। फिर बाद में फर्रुखसियर पटना का गवर्नर बना। तो इस तरीके से गवर्नर ये लोग नाम के होते थे। फाइनली बंगाल जो है वो मुर्शिद कुली खां के हाथों में लग गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बंगाल अनऑथराइज्ड ट्रेडर्स के हाथों में चला गया था। फर्रुखसियर के पीरियड में यानी में इन लोगों को एक अधिकार पत्र मिला जिसका नाम है दस्तक। ये इंग्लिश को मिला और इंग्लिश ने इस दस्तक का मिसयूज किया। 1719 दस्तक
दस्तक का सबसे ज्यादा मिसयूज किया किसने? तो इंग्लिश ने। मात्र 3,000 रुपए देकर, इससे पहले 3,000 रुपए देकर पूरे बंगाल पर यह व्यापार करने का अधिकार दिया था। अब 3,000 देकर पूरे इंडिया पर, यह देख लीजिए कि कितना ज्यादा। यानी पहले, इससे पहले जो एग्रीमेंट हुई थी वह 3,000 देकर पूरे भारत में उन्हें व्यापार करने का मिला था। आज से ये 50 साल पहले की घटना है, शाहजहां के पीरियड में। लेकिन फर्रुखसियर ने इन्हें अधिकार पत्र दे दिया और यही अधिकार पत्र का इन्होंने मिसयूज किया। मिसयूज क्या किया कि धीरे धीरे यह टैक्स देना बंद करने लगे। देखो, मुर्शिद कुली खां का नवाबी शुरुआत में 1700 से लेकर 1707 तक ही रहा। इसके बाद मुअज्जम का बेटा अजीम और उसके बाद फर्रुखसियर सूबेदार था, लेकिन वे नाम मात्र के थे। असली रूल मुर्शिद कुली खां। फर्रुखसियर शासक बना, यानी मुगल सम्राट बना, तो यह बंगाल का रियल नवाब बना और अगले 10 वर्षों तक यह बंगाल को अपने हिसाब से चलाता रहा। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद शुजाउद्दीन शासक बना। शुजाउद्दीन बहुत चालाकी से अंग्रेजी कंपनियों या विदेशी कंपनियों, जिसमें डच भी शामिल थे, उन लोगों से टैक्स लेकर और बहुत आराम से चला रहा था। इसका फायदा इसलिए रहा कि उस समय काफी उथल पुथल मुगल सम्राट थे। बदलाव तब आए जब अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण किया तो सारे लोग स्वयं को स्वतंत्र करने लगे। तो वास्तव में इस पीरियड तक यह नवाब लोगों की आशंका बनी रहती थी कि मैं नवाब रहूंगा या नहीं रहूंगा, क्योंकि कभी भी दिल्ली से आक्रमण हो सकते थे। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा सरफराज खां गद्दी पर बैठा। सरफराज खां के समय, उस समय कुछ खास भारतीय व्यापारियों का कब्जा था, जिन्हें बंगाल का बैंकर कहा जाता था। इसमें राय एरियान, आलमचंद और जगत सेठ थे। बाद में ये आलमचंद, जगत सेठ पूरे बंगाल का इतिहास को बदल दिए। तो इन लोगों का दबदबा बना था। सरफराज खान को आलम उद्दौला या हैदर जंग भी कहा जाता है। इसकी गलत रणनीतियों के कारण अलीवर्दी खान ने बैटल ऑफ गुरिया के युद्ध जब हुआ था तो इस युद्ध में इसे हराकर मार डाला और गद्दी पर बैठा। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 तक गद्दी पर रहा और इसने मोहम्मद शाह को 2 करोड़ रुपए दिए नवाब बनने के लिए, क्योंकि उसकी हत्या की थी। इसके बाद उन्हें एनुअल पेमेंट भेजता रहा, लेकिन 1746 में के बाद उसने देना बंद कर दिया। साथ ही वह मराठाओं को चौथ पर एनम 12 लाख रुपया देता था। उस समय मराठा के सरदार रघुजी भोसले थे। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं थे, 3 पुत्रियां थीं। 3 पुत्रियों में उसने अपने बड़े भाई के बेटे से तीनों पुत्रियां की शादी कर दी, जिसमें बड़ी बेटी का बेटा, जिसका नाम था सिराज उद्दौला, यह शासक बना। जबकि इनकी छोटी सिराज की मौसी घसीटी बेगम चाहती थी कि हम भी शासन बने। शासन को लेकर काफी खींचातानी लगा और इतिहास
बदलने का काम सिराजुद्दौला के पीरियड में हुआ, क्योंकि सिराजुद्दौला का नेचर बहुत ही गंदा था, वो बहुत ही क्रूर शासक था। यहाँ तक कि वहाँ के देनदार जैसे आलमचंद, जगत सेठ, उमीचंद, इन लोगों को टॉर्चर करता था, किसी का भी इज्जत नहीं बख्शता था, कहीं भी बेइज्जती कर देता था। अलीवर्दी खां जबकि उसे समझाया था, यह सच पूछिए तो रियल इंडिपेंडेंट अगर कोई नवाब है तो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी हैं, उनसे जितना शहद लेना चाहो आराम से लो, अगर उसे छेड़ोगे तो तुम्हें वो छोड़ेंगे नहीं। ये उसका वक्तव्य है और ये वक्तव्य आप याद रखिएगा। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां, उनकी बड़ी बेटी का बेटा सिराजुद्दौला शासक बना। इसके बारे में जॉन ली कहते हैं कि यह इतना क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति था जिसके वजह से लोग इसके डर से कांपते थे। इसके मुख्यतः 3 प्रतिद्वंदी थे। एक शौकत जंग जो उसकी मौसी का लड़का था, यह बिहार में एक जगह है पूर्णिया, वहाँ का इसे छोटा सा रियासत का नवाबी दी गई थी। दूसरा उसका प्रतिद्वंदी उसकी खुद की मौसी थी, यानी अलीवर्दी खां की छोटी बेटी, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ये दोनों तो सीधे दिखते थे कि इसके प्रतिद्वंदी थे, लेकिन उसका सेनापति मीर जाफर, इसको बहुत लोग आस्तीन का सांप, लोमड़ी, धूर्त, ये सारे टाइटल दिए गए हैं। ये सिराज के पास पूरी तरह से दिखाता था कि बहुत बड़ा स्वामी भक्त था, लेकिन सच में यह 1 नंबर का घटिया इंसान था। यह सिराज के खिलाफ जगत सेठ, ओमीचंद सेठ, इंग्लिश, इन सबों से मिलकर इसे मरवाने का प्रयास किया। सिराज के जीवन में सच पूछिए तो असली कष्ट आ गया। कष्ट, जबकि अलीवर्दी खां ने मना किया था कि अंग्रेजों को न छेड़ो। इसने क्या किया, सबसे पहला कि उस समय कासिम बाजार, जो कि अभी भी कासिम बाजार कलकत्ता में है, कासिम बाजार पर पहले आक्रमण कराया और 4 जून को कासिम बाजार, 4 जून 1756 को वो कासिम बाजार को घेराबंदी कर दी सैनिकों ने। दूसरा घटना तब हुआ जब वह कलकत्ता पर अटैक किया, कलकत्ता यानी कि फोर्ट विलियम, और वहां से 15 जून 1756 को अटैक किया। हालांकि वो इससे पहले बजबज तक भगाया था। बजबज पर अंग्रेजों ने फिर से कैप्चर कर लिया। बजबज पड़ता है दमदम के आसपास। उस समय अंग्रेजों का गवर्नर, मतलब ब्रिटिश कंपनी जो थी 3 थी। एक था बॉम्बे, दूसरा मद्रास और तीसरा बंगाल। तो यहां का जो गवर्नर था वह था क्लाइव। यहां क्लाइव था और यहां पर वाटसन था। अब क्या हुआ कि इसके मूल कारण थे कि ये लोग दस्तक का दुरुपयोग करते थे। दुरुपयोग यानी कि अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक मिली थी, लेकिन दस्तक का दुरुपयोग करते थे कि अंग्रेजी कोई भी कंपनी टैक्स देना बंद कर दी। बंगाल सबसे ज़्यादा टोल टैक्स से कमाता था, जो कि विदेशी यूरोपीय व्यापारी टैक्स देते थे। लोकल के टैक्स से कई गुना था। वे लोग 1 रुपये
चांदी के सिक्के देते थे टैक्स के रूप में। अच्छा, आप लोग कभी भी देखे होंगे कि कैसे बदलाव होता है। इसके पीछे कारण ये था कि एक तो दस्तक कि कहीं भी ट्रेड करेंगे, और टोल टैक्स नहीं देंगे, चुंगी कर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शुरुआती में करप्शन बढ़ गया था। एक दो बार अच्छा बाद में लेना कहते हैं ना कि आज नहीं देंगे कल देंगे। अभी कभी भी देखेंगे टेम्पो स्टैंड वाले में टेम्पू का जो दबंग रहता था, कल देंगे आज नहीं देंगे। इसी तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे टैक्स देना बंद कर दिए। यही कारण है कि कासिम बाजार पर पहला अटैक हुआ क्योंकि टैक्स नहीं दिया। फिर दूसरा अटैक कलकत्ता पर हुआ। ये लोग जब कलकत्ता पर अटैक हुआ तो ये लोग क्या किए कि भागकर एक ऐसे आइलैंड पे जाके रुके जो कि टाइडल था। टाइडल आइलैंड क्या कहलाता है कि जब ज्वार आता है तो वो डूब जाता है, और जब भाटा होता है तो दिखता है। यानी दिन में हर एक 12 घंटा 26 मिनट पर एक बार पानी उठेगा और एक बार पीछे जाएगा। तो जब पानी पीछे गया तो निश्चित रूप से आएगा, तो अंग्रेज फिर कहां जाएंगे? तो उस समय 15 जून को कलकत्ता पर अटैक करते हैं और उन्हें खदेड़ देते हैं। 21 जून को यह सबसे बड़ी घटना है जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 21 जून 1756 को एक 14 बाई 11 के कमरे थे, 14 फुट बाई 11 फुट के, 146 कैदियों को, यानी 446 कैदी मारे गए उस युद्ध में, और 146 को इन लोगों ने कैद कर लिया और इस छोटा सा कमरा में ठूस दिया। मई जून का महीना, 21 जून सबसे बड़ा उत्तरी गोलार्ध का दिन, खूब गर्मी, भीषण गर्मी में सुबह तक मात्र 23 लोग जिंदा रहे। आप सोच लीजिए, उमस से मर गया। ये एक बड़ी दुर्घटना थी। फिर इसे बचाने के लिए जनरल वॉटसन जो मद्रास के थे वो आए और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर में ट्रीटी हुई। और इस ट्रीटी में निर्णय लिया गया, इंपॉर्टेंट चीज, पहला निर्णय लिया गया कि जितना एरिया या जितने किले या जितने अंग्रेजों का फैक्ट्री है वो नवाब ने कब्जा किया, वो रिलीज कर दें, रिलीज करें। दूसरा, इन्हें मिंट यानी टकसाल खोलने का आदेश दिया जाए। टकसाल समझते हैं? जहां सिक्के की ढलाई होती है, यानी मिंट खोल दे ताकि वो अपना सिक्का ढाल के टैक्स दे सकें। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो बाकी अधिकार क्षेत्र है, अब यहां पे एक नुकसान हुआ। फ्रांसीसियों के कब्जे में चंद्रनगर था, उसको नवाब ने छीन लिया। और इस ट्रीटी में यह कहा गया कि जब तक वाटसन का हस्ताक्षर नहीं होगा, जब तक युद्ध के लिए दोनों के बीच में नहीं होगी। यानी अलीनगर ट्रीटी में यह कर दिया गया कि अगर अंग्रेजों और नवाब के बीच में युद्ध तभी होगा जब वाटसन का हस्ताक्षर होगा। सबसे बदलाव आया बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि भारत का इतिहास यहीं से बदलता है। और इसके कारण क्या रहे? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक युद्ध है, लेकिन हम कहते हैं कि यह एक भौगोलिक युद्ध है, क्योंकि यह लड़ा बहुत टेक्निक से था और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है।